नमस्कार। आज की क्लास में हम भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण अध्याय मूल अधिकार से संबंधित पढ़ेंगे। मूल अधिकार वैसे तो भारत के संविधान में भाग 3 में वर्णित है। ये सब जानकारी प्राप्त करने से पहले हम जानते हैं कि मूल अधिकार होते क्या, अर्थात वे किन अधिकारों का मूल अधिकार कह सकते हैं। वैसे तो मूल अधिकारों की पूरी तरीके से विशेषताएं बताना संभव नहीं है, क्योंकि कई देशों में इसकी प्रकृति भिन्न भिन्न है। फिर भी अगर हम भारतीय राज्य व्यवस्था की दृष्टिपात करें तो उसके आधार पर हम इसको कुछ विशेषताओं को देख सकते हैं कि मूल अधिकार की बेसिक क्या क्या विशेषताएं होती है। पहली जो विशेषता है वो है कि मूल अधिकार होते हैं वे आधारभूत अर्थात फंडामेंटल स्थितियां उत्पन्न करते हैं जो व्यक्ति के पूर्ण रूप से मानसिक, भौतिक और नैतिक विकास के लिए जरूरी होती है। शेष अधिकार के संबंध में हम ऐसा नहीं कह सकते, परंतु जो मूल अधिकार होंगे वो व्यक्ति के भौतिक, नैतिक और मानसिक विकास के लिए जरूरी होते हैं। इसको उदाहरण से भी हम देख सकते हैं। हमारे संविधान में व्यापक रूप से स्वतंत्रता अधिकार, समानता का अधिकार, इनमें हम इनको देख सकते हैं। दूसरी जो मूल अधिकार की विशेषता है वो ये है कि मूल अधिकार होते हैं वो देश की मौलिक विधि या संविधान में लिखे हुए होते हैं और ये संविधान के द्वारा रक्षित और प्रवर्त होते हैं। रक्षित अर्थात संविधान की रक्षा करता है, इनका उल्लंघन होगा तो और संविधान के द्वारा लागू होते हैं ये। तो दूसरी विशेषता ये थी। तीसरी जो मूल अधिकारों की विशेषता है वो ये है कि वैसे तो मूल अधिकार क्या करते हैं कि सिर्फ कार्यपालिका अर्थात सरकार, मंत्रिमंडल की शक्ति को ही मर्यादित नहीं करते हैं, बल्कि विधानमंडल की शक्ति को भी कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। और यदि विधानमंडल मूल अधिकारों के उल्लंघन करने वाला कोई कानून बनाता है तो वो कानून उस सीमा तक अप्रभावी हो जाएगा जहाँ तक वे मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। अर्थात देश की संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो मूल अधिकारों को कम करता हो या उनका प्रभाव कम करता हो। चौथी जो विशेषता है मूल अधिकारों की वो ये है कि मूल अधिकारों में चेंज करने के लिए, आपको परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करना जरूरी होता है। बाकी अधिकारों के मामले में ऐसा हम नहीं दे सकते। जो कानूनी या विधिक अधिकार, उनके मामलों में आपको संविधान में संशोधन की सामान्यतः आवश्यकता नहीं पड़ती है, परंतु मूल अधिकार को अगर आप चेंज करना है तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो ये मूल अधिकारों की बेसिक विशेषताएं थी जो इनको हम मूल अधिकार कह सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भारत के संविधान में ऐसी क्या जरूरत महसूस की गई कि मूल अधिकारों को संविधान में लिखा गया। क्यों लिखा गया? तो इसके पीछे कुछ कारण थे जिनके बारे में हम जानेंगे। पहला कारण तो ये था कि उस समय की भारत की अधिकांश जो जनता है वो अनपढ़ थी या निरक्षर थी। निरक्षर होने के कारण क्या होता है कि व्यक्ति अपने राजनीतिक अधिकार और हितों को समझता नहीं है। तो इसलिए ये खतरा था उस टाइम कि कहीं आने वाले समय में राज्य अर्थात सरकार लोगों के मूल अधिकारों का हनन ना कर दे, इसलिए इसको मूल संविधान में लिखा गया। दूसरी जो कारण था वो ये था कि हमारे देश में जो शासन का स्वरूप है वो संसदीय प्रणाली है, तो उसमें ये खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है कि क्योंकि जो संसदीय प्रणाली होती है वहाँ जो कार्यपालिका होती है उसका संसद में बहुमत होता है, अर्थात सरकार का संसद में बहुमत होता है। तो जिसका अर्थ है कि सरकार अपने बहुमत का उपयोग करते हुए मूल अधिकारों को छीनने वाला कोई कानून ना बना दे, इसलिए भी मूल अधिकारों को आवश्यकता महसूस की गई। तीसरा जो कारण था वो था कि भारत में एक हम देखते कि विभिन्न धर्मों के और विभिन्न नस्लों के लोग रहते, तो
नस्लीय और धार्मिक विविधता बहुत ज़्यादा है अपने देश में। और अल्पसंख्यक वर्ग है वो अपनी कम जनसंख्या के कारण क्या करते हैं कि सरकार के निर्माण में प्राय कमज़ोर सिद्ध होते हैं। उनका वोट बैंक इतना नहीं होता है कि वो सरकार को प्रभावित कर सके। तो ये खतरा भी महसूस किया जा रहा था उस टाइम कि यदि बहुसंख्यक लोग किसी एक सांप्रदायिकवादी दल के पक्ष में आ जाए तो उस दल की सरकार उनके खिलाफ कोई विभेदकारी कानून बना ना दे अल्पसंख्यकों के खिलाफ, तो बहुमत की ऐसी जो तानाशाही है उनसे अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी मूल अधिकारों की आवश्यकता थी। चौथा जो कारण था वो ये था कि भारतीय समाज में क्या दलित है, आदिवासी है, स्त्री है, इनसे संबंधित ऐसे कई वर्ग थे जो काफ़ी लंबे समय से एक वर्चस्वशाली वर्ग के हाथों में दमन और शोषण का शिकार हो रहे थे काफ़ी लंबे समय से। तो ऐसे वर्गों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए क्या मूल अधिकारों की व्यवस्था करना जरूरी था। नेक्स्ट जो कारण है वो था कि मूल अधिकारों की घोषणा करने की ज़रूरत इसलिए भी थी कि जनता को ये एक बोध हो जाए, भाव हो जाए कि अब किसी भी व्यक्ति के पास कोई विशेषाधिकार नहीं है। उससे पहले क्या हमारा समाज जो अंग्रेज़ों के टाइम था और मध्यकाल में विशेषाधिकार आधारित समाज था। विशेषाधिकार अर्थात किसी वर्ग विशेष को ज़्यादा अधिकार और किसी को बिल्कुल नहीं अधिकार। तो लोगों को ये भाव बोध हो जाए, मन में बात बैठ जाए कि अब किसी के पास विशेष अधिकार नहीं है और सभी भारतीय नागरिक कानून के समक्ष समान है। इसके लिए भी मूल अधिकार की व्यवस्था जरूरी थी। एक और कारण था वो ये है कि भारत में जो हमारे जो संघात्मक पद्धति है, संघ और राज्य, तो उसमें ये संभावना कायम थी कि अगर कहीं कोई प्रांत की सरकार, राज्य की सरकार नागरिकों के अधिकार छीनने न लगे, तो इस संभावना का दूर करने का उपाय एक था कि संविधान में मूल अधिकारों की गारंटी दे दी जाए और राज्य सरकारें संविधान से बंधी हुई हो। तो इसलिए मूल अधिकारों संविधान में उल्लेख किया गया था। तो इन 5-6 वजह से भारत के मूल अधिकारों की आवश्यकता महसूस की गई थी। अब जो भारत के संविधान द्वारा हमें कौन कौन से मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं उनको अगर हम देखें तो भाग 3 है संविधान का, उसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। और इसमें भी अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक विशिष्ट अधिकारों का वर्णन है। और बाकी जो इनसे रिलेटेड अनुच्छेद है जैसे 12, 13, 33, 34, 35, तो इसमें इनसे मूल अधिकारों से संबंधित ही कुछ अन्य उपबंध किए गए हैं। मूल संविधान में क्या 7 वर्ग थे मूल अधिकारों के: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। परंतु 1978 में क्या किया, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जब हमारे देश में भूमि सुधारों को लागू किया गया तो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया और उसके बाद क्या 6 मूल अधिकारी हमारे संविधान में रह गए, जिनको हम विस्तार से बाद में पढ़ेंगे। अभी एक बार मोटा मोटा ये कि अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 ये समानता के अधिकार है, स्वतंत्रता का 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद 23, 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जिसमें अनुच्छेद 25 से 28 तक मूल अधिकार है, और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में दिए गए हैं, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। इनको हम विस्तार से भी देखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं वो है कि मूल अधिकारों का क्या वर्गीकरण भी एक हम मोटा मोटा देख ले तो वो हमारे काम का है। कभी कभी पूछ लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। कई वर्गीकरण है पर हम मुख्य 3-4 वर्गीकरण देखेंगे। तो पहला जो हम वर्गीकरण देखते हैं, भाई मूल अधिकारों को हम कितने वर्गों में बांट सकते हैं, किन किन आधारों पर। तो पहला जो वर्गीकरण है वो मूल अधिकारों के लाभार्थियों के आधार पर किया गया कि इनसे लाभ प्राप्त करने वाले कौन कौन होंगे। तो उसके आधार पर 2 वर्गीकरण है। लाभार्थियों के आधार पर भी 2 उप वर्गीकरण है। उसमें पहला है कि
कुछ अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है, जैसे अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। 15, 16 धर्म, मूल, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध। 16 में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। 19 स्वतंत्र विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें 6 अधिकार दिए गए हैं, वो देखेंगे। ये सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त अधिकार है। दूसरा जो उपवर्गीकरण है वो है कि भारत में रहने वाले सभी व्यक्ति, चाहे वो भारत का नागरिक हो या चाहे किसी और देश का नागरिक हो, उनको प्राप्त होने वाले अधिकार, जैसे अनुच्छेद 14 है, 20, 21 के, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। ये भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों को मिलेंगे, चाहे वो किसी भी देश के निवासी हो। 14 वो है विधि के समक्ष समानता और विधियों का सम्मान, संरक्षण। 20 का है वो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसी प्रकार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार ये। तो पहला वर्गीकरण ये है। दूसरा जो वर्गीकरण है वो है प्रकृति के आधार पर, नेचर के आधार पर मूल अधिकारों के। तो 2 प्रकार की प्रकृति है, एक नकारात्मक प्रकृति और दूसरी है सकारात्मक। नकारात्मक प्रकृति के अधिकार अर्थात वो अधिकार जो ये बताते हैं कि राज्य क्या नहीं कर सकता। नकारात्मक राज्य के कार्यों पर प्रतिबंध लगाता है वो, जैसे अनुच्छेद 15(1). 15 में क्या है कि राज्य भेदभाव नहीं कर सकता धर्म, जाति, लिंग के आधार पर। 16(2) की रोजगार में ये अवसर की समानता के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। 18(1) जिसमें उपाधियाँ नहीं दे सकता राज्य। उसी प्रकार 20, 21 ये सब क्या राज्य को कुछ काम करने से रोकते हैं। दूसरा है सकारात्मक प्रकृति का अधिकार। तो सकारात्मक प्रकृति के अधिकार वे अधिकार होते हैं जो ये बताते हैं कि राज्य को क्या करना चाहिए, जैसे कि 19(1) जिसमें है कि भाषण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार। तो ये कहते हैं कि राज्य को बढ़ावा देने के काम करने चाहिए। 21 के 6 से 14 वर्ष तक की बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, तो राज्य को शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। 25(1), 29, 30 और 32 तो ये सकारात्मक प्रकृति के अधिकार है कि वो राज्य को बताते हैं कि आपको ऐसा काम करना चाहिए। तीसरा जो वर्गीकरण है वो है कि अधिकारों के लागू होने की प्रक्रिया के आधार पर, कि अधिकार किस आधार पर लागू होते हैं। तो उसमें भी पहला 2 उपवर्गीकरण है। उसमें पहला जो उपवर्गीकरण है वो ये है कि वे अधिकार जो संविधान के लागू होने के साथ ही स्वतः ही लागू हो गए, जैसे कि अनुच्छेद 14, 19 और 20। और कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जिनको लागू करने के लिए संसद को कानून बनाने पड़ते हैं विशेष, जैसे आरक्षण से संबंधित 15(2) है, 17, 18 में 3, 4, 21 के, 23 और 24 ये। चौथा जो वर्गीकरण है वो है कि सीमाओं की दृष्टि से। सीमाओं की दृष्टि से जैसे कि कुछ अधिकार है, पहला वर्गीकरण इसमें कि जिनकी सीमाएं उनके साथ स्पष्ट रूप से लिखी हुई है, जैसे कि अनुच्छेद 16, 19, 23, 25 और 26। और कुछ अधिकार है जिनकी सीमाएं उनके साथ नहीं लिखी गई है, जैसे 14, 17, 18, 20 और 24। तो ये हमने मूल अधिकारों का मोटा मोटा जो वर्गीकरण है वो पढ़ा है। इसके अलावा भी 1-2 वर्गीकरण है, जैसे कि विस्तार की दृष्टि से, जैसे कि विस्तार अर्थात कि वे अधिकार जो सिर्फ राज्य की शक्ति को सीमित करते हैं, जैसे कि 14, 16, 18, 20 और 22। और कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो राज्य के साथ साथ निजी व्यक्तियों के शक्तियों को भी सीमित करते हैं, जैसे 15(2), 17, 23 और 24। शोषण, मानव शोषण नहीं करना ये। तो ये मूल अधिकारों का मुख्य क्या वर्गीकरण था। आज की क्लास में हमने जो देखा, कल हम जो क्लास में देखेंगे वो अनुच्छेद 12 से शुरुआत करेंगे और मूल अधिकारों से संबंधित आपकी लगभग 3 या 4 क्लासें होगी, तो उनको हम विस्तार से जानेंगे। ये आपकी बाद में भी चीज़ें काम आएगी, कोई प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में भी। तो हम थोड़ा इसको डिटेल में जानेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।